बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रांसजेंडर, वो लोग जो कि कुदरती तौर पे जिनके पैदाइशी या किसी और वजह से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना, वो यानी कि फ़िज़िकली बाहर से उनकी जो लुक होती है या इंटरनली कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हों जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल मेल या फ़ीमेल ना हो। मेडिकली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और जिनकी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर किसी भी वजह से उनके अंदर ये नुक्स होता है कि वो एक नॉर्मल औरत या मर्द नहीं होते। मेल या फीमेल के जो गुदूद जो हार्मोन बनाते हैं वो नॉर्मल ना हों, या ये भी हो सकता है कि वो जेनेटिकली ही एबनॉर्मल हो, मींस कि उनकी जो जीन्स 46XX या XY होनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक दिस, और उसमें कुछ एब्रेशंस हैं या उसमें कुछ जेनेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे कुदरती तौर पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल मेल या फीमेल नहीं बनी है। मगर जहाँ जाके वो हार्मोन एक्ट करते हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे, यानी कि अंदरूनी बैरूनी कम्प्लीटली, और एक कंप्लीट फ़ीमेल और एक मेल जो कि देखने में भी कंप्लीट मेल और फीमेल हो। ना सिर्फ ये, अब वो अपनी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ यानी कि आगे अपनी ज़िंदगी हर तरीके से एक नॉर्मल औरत या मर्द की तरह गुजार सकें। इसमें अगर कहीं किसी भी लेवल पे जब बच्चा बन रहा होता है दौरान हमल किसी भी एब्रिएशन की वजह से इसमें ये एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है? देखें, यूजुअली जो ये बच्चे होते हैं ये एम्बिगियस जेनिटेलिया यानी कि पैदाइश के वक्त काफ़ी दफ़ा तो ये इनका जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं या जो देखने में जो जेनिटेलियाज़ हैं उनके वो नॉर्मल लग रहे होते, थोड़ा सा वो चेंज लगेगा या जैसे नॉर्मल होने चाहिए वैसे नहीं होते। मगर बहुत दफ़ा जब रिसेप्टर्स का इशू आएगा या हार्मोन बनने का इशू आ गया, मतलब एक्सटर्नली फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा या बच्चा जो है वो मेल लग रहा है, ये बच्ची जो है वो एक फ़ीमेल लग रही है, और उसके बाद जब वो बच्ची बड़ी होने लगती है और जब वो एक 12, 13, 14 साल पे आती है, जब इसके हार्मोन्स पीक पे होने चाहिए, उस वक्त उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यूजुअली वो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इंटरनली उनके अंदर आदमी का ऑर्गन यानी कि टेस्टिस भी होता है, प्रोस्टेट भी होता है, और एक्सटर्नली एक्चुअली वो रिप्रोड्यूस वो बनी हुई होती है फ़ीमेल। मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, उसमें किसी भी लेवल पे या हार्मोन लेवल पे कोई इशू है या रिसेप्टर्स पे कोई इशू है, या फिर वो जेनेटिकली ही एबनॉर्मल थी कि एक लेवल तक जहाँ तक वो ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं हुए या वो हार्मोनल लेवल का हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त तक उनकी जीन्स हमें वही लगी, एक्सटर्नली वो वैसे ही लगे। मगर जब उनकी वो हार्मोन बनाने की ताकत बढ़ने लगी या वो ऑर्गन्स उनके जब अब बनने चाहिए, या एक्चुअल डेवलपमेंटल इशू जैसे 12 से 13 साल में फ़ीमेल में, 14, 15, 16 साल में मेल में होना शुरू होता है, उस वक्त ये यूजुअली हमें ज़्यादा रिकग्नाइज़ होते हैं। सो 2 ग्रुप हो गए, एक वो हुआ जो कि बचपन में ही हमने कैच कर लिया पैदाइश के बाद, दूसरा ग्रुप वो हुआ कि वो जब हमने कैच किया जब वो रिप्रोडक्टिव लाइफ उनकी शुरू हुई या एक्टिव हुई। नो वेल, जिनको जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है ये फैमिली में रन करती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट की फैमिली आई, दे केम फ्रॉम ओमान। पहले एक बहन आई, एक्चुअली वो इंटरनली मेल थी, एक्सटर्नली फ़ीमेल थी। जब उसकी शादी का टाइम आया और क्योंकि वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही थी, तो उसके पेरेंट्स को लगा कि जी अब हमने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। दो उसकी आवाज़ भी चेंज होना शुरू हो गई, बॉडी पे हेयर्स भी बहुत आ रहे थे और इसके जिस्म भी मस्कुलर हो रहा था, मगर वो चीज़ उन्होंने अनडू की। वो बेचारी अपना दुपट्टा ओढ़ के फ़ीमेल चल रही होती थी, उस बेचारी को नहीं पता था। मगर डेफ़िनेटली जब उसकी शादी का टाइम आया और उन्होंने कंसर्न किया और जब हमने उनकी टेस्टिंग की, तो हमें पता चला कि एक्चुअली एक्सटर्नली शी इज़ अ फ़ीमेल और इंटरनली उसमें मेल ऑर्गन है। और क्योंकि अब इसकी 14, 15, 15, 18 साल एज हो गई है और इसका जो मेल हार्मोन है वो एक्टिव होना शुरू हो गया है, तो उसकी आवाज़ भी चेंज होनी शुरू हो गई है, उसके हेयर ग्रोथ भी बढ़ गई है और उसके एक्सटर्नल फीचर भी अब फीमेल के बजाय मेल की तरफ जाने लगे। देखें, ये एक बड़ा इश्यू है कि एक लड़की 18 साल तक, 20 साल तक एक लड़कियों की तरह चले और फिर सडनली 20 साल पे हम आके बताएं कि नहीं जी आप तो लड़की नहीं हैं, आप तो लड़का हैं, या आपकी शादी नहीं हो सकती, या और बच्चे नहीं हो सकते। ये बड़े इश्यूज़ हैं। पर डेफ़िनेटली जिन लोगों को बचपन से ही हम पिक कर जाते हैं वो ईज़ी होते हैं, हम उनको क्लोज़ फ़ॉलो-अप पे रखते हैं। फ़र्ज़ करें किसी हार्मोन की कमी है, हम उसको टेकअप कर जाते हैं, या फिर हम उनको उस एज से पहले ही जिसमें माँ-बाप या उसको एक्सटर्नली जिसमें बच्ची अगर फ़ीमेल बाहर से एक्सटर्नली बच्ची फ़ीमेल ज़्यादा है, तो हम उसके मेल ऑर्गन को टाइम से पहले ही करेक्ट कर देते हैं ताकि वो आगे जाके एज़ अ फ़ीमेल ही उसका ब्रॉट अप हो।
मगर यूजुअली और बहुत ज़्यादा ये पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं जब इनको रिप्रोडक्टिव इशू हो या वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जाने लगें। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं या बहुत सारे मेल आ रहे होते हैं कि जी हम एक्सटर्नली ऐसे हैं मगर हमारे अंदर ये हार्मोन्स नहीं हैं, या मेल को ये इशू आता है या फीमेल को ये यूजुअली इशू आता है कि वो मेंस्ट्रुएट नहीं कर पा रही और अब एक एज पे सर्टेन एज में जाके उसकी बॉडी में टेक्सचर में चेंज आना शुरू हो गया। नाउ देयर इज़ अ पॉइंट कि हमने उनको डिस्कस करना होता है, हमने उनके साथ बैठना होता है। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि किसी भी फैमिली में अगर कोई एक भी ऐसा बच्चा होता है तो आइडियली उस सारी फैमिली को स्क्रीन करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि वो फैमिली मेरे पास आई, वो एक लड़की को ऐसा इशू था, जब उसकी तीनों बहनों को मैंने और बुलवाया ओमान से तो पूरी फैमिली ही कोई एबनॉर्मलिटी थी, मतलब पूरी फैमिली में लड़के नॉर्मल थे मगर जितनी फ़ीमेल लड़कियाँ थी वो सारी एबनॉर्मल थी। जो सबसे छोटी बच्ची थी वो 8 साल की थी और जो सबसे बड़ी थी वो 26 साल की थी, एंड सबके साथ ही ये इशू था। तो डेफ़िनेटली जो लोग 18 को 16 एज को क्रॉस कर गए और जिनमें चेंजेस आ गई, उनके चेंजेस को कंप्लीट रिवर्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मगर डेफ़िनेटली जो यंग बच्ची है और हमें पता है कि वो इंटरनली मेल और फीमेल है, तो दैट्स द रीज़न कि अगर हम एक सर्टेन एज पे उनको ट्रीट कर जाएँ और उनको प्रॉपर हार्मोन्स दे दें, तो उनकी आगे ब्रॉट अप या उनको फिगर में या फिज़िकली इज़ मोर ईज़ियर कि वो जिस सेक्स ऑफ रेयरिंग में हैं, वो उसी में हम लेके चलें। मैं समझती हूँ कि एक फ़ीमेल है जो 20-25 साल तक एक फ़ीमेल होके चली और फिर वो अपनी शादी को कंज़्यूम करना चाहती हो या वो मैरिड लाइफ़ में एंटर हो रही है, तो ये तो सही है कि डेफ़िनेटली उसका बच्चा नहीं हो सकता, मगर हम उसको इतना ट्रीट कर सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगी को आगे गुजार सकें। तो 2 उसकी रिप्रोडक्टिव विशेज़ यानी कि औलाद होने की विशेज़ पूरी नहीं होंगी, सर्टेन हार्मोन्स होते हैं, डेफ़िनेटली वो फीमेल बड़ी परेशान होती है, डॉक्टर साहब मेरी बॉडी में मेल पैटर्न आ रहा है, आवाज़ चेंज हो रही है, तो वो सब इशू दे आर करेक्टेबल। सब चीज़ें कुछ चीज़ें सर्जरी से सही हो जाती हैं, कुछ हम मेडिकली ठीक कर लेते हैं। वह पेरेंट्स भी इस चीज़ को कंसर्न करें, अगर कोई बंदा ऐसा कहता है तो उसको डाँट-डपट के घर नहीं बिठा दें, उसको फिर लेके जाएँ एक प्रॉपर डॉक्टर के पास, ताकि उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, साइकोथेरेपी हो और ये चीज़ इनिशियली ही सेटल हो जाए, ना कि वो उस लेवल तक पहुँच जाए कि उसका रिवर्ट बैक ना हो। और जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि जो लोग दूसरी का लोग वो हो गए जो एक्चुअली पेशेंट हैं और उनको किसी भी तरह की बीमारी और सर्टेन एज में उनकी पेरेंट्स आप एज़ अ पेरेंट ये पिक करते हैं कि जी हो सकता है कि जेनेटिकली बच्चा पैदा हुआ उस टाइम ही पता चल जाए या उसके बाद किसी भी लेवल पे ये चीज़ पता चलती है, तो ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है। और डेफ़िनेटली इट्स योर राइट टू हैव कि वो भी एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट हों। और जो लोग एक्चुअली बीमार हैं, आई रिपीट, जो लोग नॉर्मल हैं उनका आई सेड कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। डेफ़िनेटली जो नॉर्मल हैं उनको तो नहीं इस चीज़ में जाना चाहिए और उनको चाहना चाहिए कि अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाएं ऑफ कोर्स, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने हमें बताई है हमें उस राह पे चलना चाहिए, डेट्स और उसी में हमारी भलाई है। मगर जो लोग एबनॉर्मल हैं, जो फिज़िकली एबनॉर्मल हैं या फिर उनके हार्मोनल लेवल सही नहीं हैं, इस सब चीज़ों की काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट मौजूद है और बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो सकते मगर काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ़ को गुजार सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपको कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो, कंसल्ट करना हो, मेरा नंबर नीचे चल रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे क्लिनिक में मुझे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।